राइट बच्चों, आई होप आपको अब समझ आ गया हो कि फॉर्मूला यूज करके हम परसेंट मास बाय मास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चों नाम से ही समझ आ रहा होगा, जब हम मास बाय वॉल्यूम कहते हैं तो हम पहले किसको पकड़ रहे हैं? ये बाय के पहले कौन है? यहाँ हम बात करते हैं हमारे सोल्यूट की, और यहाँ बात करते हैं हम हमारे सॉल्वेंट की। तो अगर मैं कहूँ मास बाय वॉल्यूम, तो अगर हम मास ले रहे हैं तो सोल्यूट कैसा होगा? हमारा सॉलिड होगा। और अगर हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले रहे हैं बच्चों, तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा? लिक्विड इन नेचर। सो दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर। अगर आपसे कहा परसेंट मास बाय वॉल्यूम, तो मास सॉलिड एंड वॉल्यूम लिक्विड। अगर आपसे कहा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो दोनों ही लिक्विड। आपसे अगर कहा गया परसेंट मास बाय मास, तो सॉल्यूट भी सॉलिड एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स है बच्चों याद रखने के। तो देखिए इसका भी क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहा गया है। अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर वो लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट भी हो सकता है। और अगर हम मास की बात करें, जिससे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास हमेशा सॉलिड स्टेट वाले पार्टिकल्स का होगा। तो देखिए ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सॉल्यूशन का अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसमें आप कितना ग्राम मास डालेंगे, तो आपको 100 ml ऑफ सोल्यूशन मिलना चाहिए। वही हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंट मास डाला हुआ है हमने। दिस इज रिटन एज परसेंट मास बाय वॉल्यूम, और वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम उनका वेट लिख सकते हैं बच्चों। ग्राम्स के अंदर लिखेंगे हम। कहाँ यूज होगा ये? मेडिकेशन के अंदर बहुत यूज होगा बच्चों। जो आपकी कफ सिरप है, या जो भी लिक्विड आपके सिरप्स यूज करते हैं, जो भी हम लिक्विड मेडिकेशन यूज करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड, जो मेडिसिन का कंपाउंड है, वो कितना परसेंट कंपाउंड है उस सिरप की बॉटल के अंदर। तो मेडिकेशन में यूज होगा। लेबोरेटरीज के अंदर जब हम HCl वगैरह यूज करेंगे, आप 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री की लैब में काम करेंगे, तो आपसे कहा जाएगा 10% HCl बनाना है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे कहा 10% बनाना है, तो आपका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा भाई? 100 ml। उसमें आप कितना सॉल्यूट डालेंगे कि आपका सोल्यूशन 10% बनेगा? तो बच्चों केमिस्ट्री में इसका बहुत ही ज्यादा इंक्लिनेशन है, बहुत ज्यादा यूसेज है, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल देखेंगे एक बच्चों। अगर इन्होंने कहा है 5 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, तो हमारा मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया? 5 ग्राम हो गया अपॉन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखो बच्चों, हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वैसे तो कांस्टेंट ही है, अनलेस इट इज गिवन अदरवाइज इन द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया है कि आपका सोल्यूशन कितना होने वाला है, अनलेस वो नहीं दिया है, हम कंसिडर करके चलेंगे 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो क्या होगा? 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन। पर हमें क्या निकालना है बच्चों? परसेंट निकालना है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमें देगा 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। तो अगर आपको बच्चों मैंने कहा 10% HCl बनाना है, या 10% कुछ आपको सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे? 100 ml सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट डालेंगे। अगर बात हो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की, तो सॉल्यूट विल बी सॉलिड एंड सॉल्यूशन विल बी, या सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। चलिए बच्चों, लास्ट हम देखेंगे अब मेजर कैसे करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं कह रही हूं कि बाय के इस साइड भी वॉल्यूम है, ये साइड भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कहा तो ये होगा या तो गैशियस हो सकता है या लिक्विड होगा। यहाँ पर भी या तो गैशियस होगा या लिक्विड होगा, क्योंकि हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। करेक्ट?
तो इस तरीके से कुछ कुछ छोटे छोटे फंडे हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हेन टू मिक्सेबल लिक्विड्स, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों। पर वो लिक्विड कैसे होने चाहिए, कंप्लीटली मिक्सेबल होने चाहिए। देखो बच्चों, जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन कब बनता है, जब दो चीजें आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स आपको अलग अलग ना नजर आए, उसे हम कह रहे थे अ सॉल्यूशन। तो अगर हम मिसेबल सॉल्यूशन की बात करें तो मिसेबल सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स अच्छी तरीके से एक दूसरे से मिक्स होंगे। तो यहाँ पर आपने सॉल्यूट भी लिक्विड ले रखा है, सॉल्वेंट भी लिक्विड ले रखा है, तो आपका सॉल्यूशन जाहिर सी बात है लिक्विड बनेगा, जिसके दोनों कंपोनेंट्स अच्छी तरीके से मिक्स होंगे। And this tells how much ml of solute is present in 100 ml of solution. So unless it is mentioned, आप हमेशा solution का वॉल्यूम कितना कंसिडर करेंगे बच्चों, 100% कंसिडर करेंगे। एंड कहाँ यूज होगा ये, परफ्यूम इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, विनेगर इंडस्ट्री में, है ना। परफ्यूमरी में हम क्या करते हैं, अगर आपको सपोज एक नया परफ्यूम बनाना है, एक अलग तरीके का परफ्यूम बनाना है, तो आप दो तीन चीजें मिक्स करोगे, मिक्सोलॉजी कहा जाता है इसे। इवन हम जो अलग अलग टाइप के मॉकटेल्स बनाते हैं, कॉकटेल्स बनाते हैं, उसमें भी हम मिक्सिंग करते हैं, करेक्ट। तो जहाँ टू मिक्सिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए और एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाए, उसमें अगर आपको सॉल्यूट कितना यूज किया है सोल्यूशन में वो फाइंड करना है, तो आप यूज करेंगे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर मैं कहूं कि मैंने एक इत्र बनाया, एक परफ्यूम बनाया जिसमें मैंने रोज भी डाला है और सैंडल का परफ्यूम भी डाला है, अब मुझे कोई अच्छा पढ़ा लिखा कस्टमर आया, उसने कहा भाई कितना परसेंट आपने इसमें रोज यूज किया है, क्या रोज का सेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सैंडलवुड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसमें आप यूज करोगे कि भाई हमने 10% रोज यूज किया है, रोज सिरप, एंड हमने 80% या 90% हमने सैंडलवुड यूज किया है। तो इस तरीके से जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो, और वो भी कैसे होने चाहिए, लिक्विड्स, मिक्सिबल लिक्विड्स, मतलब 100% मिक्सिंग शो करेंगे बच्चों। So at a glance these are the three formulas that we learned, कि percent mass by mass मतलब mass of solute by mass of solution, percent mass by volume and percent volume by volume। तो ये तीन तरीके के बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे इजी से लेके डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। परसेंट मास बाय मास, फॉर एग्जाम्पल हम जो टेबल सॉल्ट लेते हैं उसमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। परसेंट मास बाय वॉल्यूम, अगर आपको 5% ग्लूकोज सोल्यूशन बनाना है या 10% ग्लूकोज सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, उसमें आप यूज करेंगे। एंड परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप यूज करेंगे जब आप कोई विनेगर बना रहे हैं या कोई आप परफ्यूम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस है बच्चों ऑफ मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स टुगेदर। नाउ अब आपने मिक्स तो कर दिया भाई, आपने मिक्सिंग करवा दी उनकी अच्छी तरीके से, पर अब वो एक दूसरे के साथ कितने हद तक सॉल्यूबल है ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। इफ दे आर कंप्लीटली सॉल्यूबल, इनकम्प्लीटली सॉल्यूबल, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a fixed amount of solvent। क्या कहा भाई, a maximum number of solute that you can dissolve completely in a fixed amount of solvent, it is उससे हम डिनोट करेंगे कि उसकी सॉल्यूबिलिटी कितनी है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आपने ले रखा है अगेन 100 ml ऑफ वाटर ले रखा है यहाँ पर आपने, उस 100 ml ऑफ वाटर में अगर आप डालते हैं, आप मैक्सिमम डाल सकते हो 50 ग्राम सॉल्ट, ये मैक्सिमम आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैं क्या कहूंगी भाई, सॉल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट क्या है, 50 ग्राम्स। आप 50 ग्राम सॉल्ट, अगर एग्जाम्पल कह रहे हैं, बिल्कुल भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर 100 ml पानी में आप 50 ग्राम सॉल्ट डालते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है पर चलो 0.5 कंसिडर करते हैं, 0.5 ग्राम्स अगर आप डालते हैं तो उतनी मैक्सिमम अमाउंट है।
उसके बाद अगर आप डालना चाहें तो आपको सॉल्ट तैरती हुई दिखेंगी। क्या होता है बच्चों, इस 100 ml के अंदर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, फिक्स। आप 10 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस 100 ml पानी के ग्लास के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स होंगे, H2O एटम्स होंगे, है ना। ये H2O एटम्स तो फिक्स्ड होंगे। सपोज मैं कह रही हूँ 50 H2O एटम्स है इनके अंदर। अब ये 50 H2O एटम्स कितनी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे? भाई आप 0.5 ग्राम सॉल्ट डालेंगे तो ये 50 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट कर लेंगे। तो 50 के 50 मॉलिक्यूल्स बिजी हो गए। अब अगर इसके बाद आपने 0.7 ग्राम्स भी अगर डाला तो 0.2 ग्राम्स आपका एक्स्ट्रा है यहाँ पर, क्योंकि वाटर की कैपेसिटी कितनी थी भाई 100 ml की, वो 0.5 ही झेल पा रहा था, आपने 0.7 डाल दिया, तो जो 0.2 ग्राम बच गया बच्चों वो एक्स्ट्रा है, राइट। तो आप कहेंगे सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्ट है हमारा, सॉल्वेंट हमारा पानी है, तो मैक्सिमम सॉल्ट आप कितना डाल सकते हैं इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इट इज मेजर्ड इन 100 ग्राम्स और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमेशा कितना लेंगे, अगर लिक्विड है तो 100 ml लेंगे और सॉलिड है तो आप 100 ग्राम्स लेंगे बच्चों, एंड इन अ गिवन टेम्परेचर। अब चलो इसी को, यही 100 ml पानी को हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया और फिर हम उसमें सॉल्ट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है शेक करने लगेंगे, है ना। इसी को तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भाई, कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स डांस करने लगेंगे। So if the temperature rises, the solubility of the solution increases. क्यों? अब ये डांस कर रहे हैं, जब ये डांस करेंगे बच्चों तो इनके बीच में जो स्पेस है ना वो थोड़ी बढ़ जाएगी, राइट। तो वो ज्यादा सॉल्ट को अपने अंदर अक्यूमुलेट करेंगे। इसीलिए सॉल्युबिलिटी अगर आपको गिनना है बच्चों तो टेम्परेचर हमेशा आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, अभी इसके आगे वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का बहुत रोल होता है बच्चों सॉल्युबिलिटी के अंदर। अगर आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है तो टेम्परेचर आपको हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपसे कहा गया आज संडे का दिन है भाई, आपसे मम्मी ने कहा नहीं बोर्ड आ रहे हैं, बोर्ड आ रहे हैं तो ज्यादा पढ़ाई करनी है और खेल कम करना है। आपने क्या किया, आप क्रिकेट के खेल छोड़ के घर पे पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, मम्मी बैठ के देख रही है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, पढ़े जा रहे हो। एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका ब्रेन सैचुरेट हो जाएगा, आप क्या कहोगे, बस अब दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, इसे कहा जाता है सैचुरेट होना। तो बच्चों सॉल्यूशन में भी क्या होगा, अगर आपने 100 ml पानी लिया, मैंने क्या कहा, इसमें 0.5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने 0.5 की जगह डाल दिया सपोज इसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, चलो 100 भी बहुत ज्यादा बोल दिया, आपने डाल दिया 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट, ज्यादा हो गया पानी के लिए। पानी तो 100 ml था भाई, उसमें आपको 0.5 ग्राम ही डाल सकते थे, आपने बढ़ा के कितना डाल दिया, 10 ग्राम डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं बची, ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स थे वो इतने बिजी हो गए कि जो नया सॉल्ट आया उसके साथ बॉन्ड ही फॉर्म नहीं कर पा रहे, उसको अपने अंदर मिक्स नहीं कर पा रहे। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अपने या सॉल्यूशन अपने अंदर बाकी अब कुछ नहीं ले पाएगा, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ही क्या, it cannot dissolve more solute at this temperature। वो कहेगा भाई बस करो, अब मेरे अंदर मैं सैचुरेट हो चुका हूँ, मेरे अंदर अब और कैपेसिटी नहीं है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेने की। यूजेस क्या है भाई सॉल्युबिलिटी के, तो अगर आपको पता है कि
किस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो आपको उसकी सेपरेशन टेक्निक डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है. तो इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सॉल्ट वाटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 ml पानी लिया है, सॉल्ट वाटर लिया है, हमें क्या पता है अभी, फॉर एग्जाम्पल उसकी सॉल्युबिलिटी है भैया, उसके पास 0.5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट होगा. अब अगर इसको आपने सेपरेट करना है, तो हम भाई सॉल्ट वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे, उसको टेम्परेचर ऑन करेंगे, गैस ऑन करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, बच जाएगा आपका सॉल्ट. ठीक है. तो अगर आपको पता है कि भाई कितनी सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्यूशन की, तो आपको सेपरेशन टेक्निक डिसाइड करना बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों. सो इसे हम एक इमेज के साथ भी डिपिक्ट करेंगे बच्चों. ये देखिए, अगर आपने एक फिक्स्ड टेम्परेचर रखा हुआ है और उस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट है, जैसे आपका सॉल्वेंट समझ लीजिए वाटर है, उसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्ट उसके अंदर डाल रहे हैं. कुछ समय बाद आप उसको मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा. जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्ट के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, बढ़िया से उसको अपने अंदर मिक्स करके ले लेंगे और एक कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन बना लेंगे बच्चों. उस सोल्यूशन में अगर आप सॉल्ट डालते गए डालते गए डालते गए, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल बोलेगा मेरी अब कैपेसिटी नहीं है, मैं थक चुका हूं. तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके का अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट ऐसे देखने को मिलेगा. ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि भाई H2O मॉलिक्यूल्स फ्री ही नहीं है उसके लिए, तो वो एक जगह जाके बैठ जाएंगे. तो ऐसा सोल्यूशन जिस जो अभी और सॉल्यूट अपने अंदर मिक्स नहीं करवा सकता, दे आर नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. ओके बच्चों, अब मैंने कहा यही आप जो बीकर है जिसमें आप सॉल्ट का डिपॉजिट देख रहे हो, अब और सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकती, उसको आप एक इसके फायर के ऊपर रख दो. ठीक है, आपने उसको फायर के ऊपर रखा, आपने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया. मैंने क्या कहा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू डांस बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. और मॉलिक्यूल्स जिस तरीके से डांस करने लगेंगे तो उनके बीच की जो जगह है बच्चों वो बढ़ जाएगी, है ना. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसके सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट होंगे, तो चलिए देखिए. maximum amount of solute that is dissolved in a fixed quantity of solvent, इसे हम कह रहे थे, यहाँ हमने पढ़ लिया कि सॉल्युबिलिटी क्या है, अलग अलग तरीके की सॉल्युबिलिटी क्या होती है. तो सॉलिड को अगर आप लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन हीटिंग. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या देखा बच्चों, अगर आप हीट करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड हो गया आपका, करेक्ट, आपका सॉल्ट हो गया सॉलिड और आपका वाटर हो गया लिक्विड. अगर आपने हीटिंग बढ़ा दी या टेम्परेचर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू डांस एंड द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब ही क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो अगर आप कह रहे हो रूम टेम्परेचर के ऊपर 100 ml ऑफ वाटर विल ओनली कंबाइन विद 0.5 ग्राम सॉल्ट, कौन से टेम्परेचर पे भैया, रूम टेम्परेचर पे. लेकिन तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 100 ml पानी 0.5 ग्राम से अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स को या ज्यादा अमाउंट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा. लेकिन ये टेम्परेचर का इफेक्ट कब लागू होगा बच्चों, जब सॉलिड डिसॉल्व करोगे इन लिक्विड. अब गैस की बात देखते हैं. गैस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो जो हमारा लेक होता है, पॉन्ड होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज होती है हमारे आप आसपास देखेंगे, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, उन सब में कोई ना कोई लिविंग एनिमल या प्लांट्स रहते हैं, राइट. वहां पे मछलियां होंगी, फ्रॉग्स होंगे, अनगिनत तरीके के, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एज वेल एज फौना. So how do these flora and fauna survive in this water, because it has dissolved oxygen present in it बच्चों. So जितने भी water bodies हमें देखने को मिलते हैं, all of them have dissolved oxygen in water.
ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है भैया, गैस है हमारी, लिक्विड हो गया हमारा वाटर। लेकिन इसको अगर आप हीट करेंगे, ठीक है, अगर गर्मी का मौसम है, आपने देखा है गर्मी के मौसम में इतनी मछलियां मर जाती है, मर के बाहर आ जाती हैं। ऐसा क्यों होगा बच्चों, जैसे ही आप लिक्विड को हीट करेंगे इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस फॉर द गैस। तो लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व किया और उस लिक्विड को हीट किया तो मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू डांस और उसके अंदर जो ट्रैप्ड गैस थी उसको उड़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो लिक्विड क्या करेगा, वो जो गैस उसके अंदर ट्रैप्ड थी वो गैस को उड़ा देगा और डांस करना शुरू कर देगा। कब, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बच्चों। सो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड हुआ तो हीटिंग के वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर गैस लिक्विड के अंदर मिक्स्ड है और आपने उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो द ट्रैप्ड गैस विल गो एंड द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। समझ में आया बच्चों? बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन, मैंने कहा था जहां आपको सॉल्ट दिख रहा है उसको गर्म कर दो तो वो मिक्स हो जाएगा आराम से। और अगर ये गैस है जो लिक्विड के अंदर ट्रैप्ड है, उस लिक्विड को गर्म किया तो उसमें से गैस बाहर छूट जाएगी और गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी बच्चों। चलिए, तो इसी सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए, सॉल्युबिलिटी मतलब ही क्या कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो अब ये सॉल्युबिलिटी का हम चेंजेस देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे बच्चों। इसी को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व। तो अगर यहाँ पर मैं एक, ठीक है, एक ग्राफ बनाती हूँ, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। x एक्सिस पे अगर हम टेम्परेचर लेते हैं बच्चों, और यहां अगर मैं लेती हूं सॉल्युबिलिटी, है ना, यहां पर इसी टाइप का ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, अगर मैं लेती हूं x एक्सिस पे टेम्परेचर, y एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी, तो द सॉल्युबिलिटी विल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। हमने देखा भैया गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है और लिक्विड की और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। The temperature is shown on the x-axis and the different solubility is shown on the y-axis. Different substances have different solubility curves, है ना। सब्सटेंस अगर गैस हुआ तो अलग, सब्सटेंस अगर सॉलिड हुआ तो अलग उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ऐसे हम देखेंगे भैया। तो देखो कर्व कैसा होगा आपका, ये देखिए, यहां देखिए, अगर ये है आपका कंपाउंड नंबर 1, ब्लू कलर में दिख रहा है आपको कंपाउंड नंबर 1, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों तो धीरे धीरे वो कर्व इंक्रीज होगा, धीरे धीरे, ठीक है, ज्यादा स्टीप नहीं है, धीरे 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 शैलो कर्व है। लेकिन दूसरा देखो भाई कंपाउंड नंबर बी, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, यहाँ रेड कलर की इंक पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए उसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ से शुरू हुई है, समवेयर अराउंड 30। उसकी सॉल्युबिलिटी पहले समवेयर अराउंड 30 थी। जैसे 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 आपने टेम्परेचर को बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ के क्या हो गई भैया, 120 हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो, 120 कहाँ थी पहले, 30, 30 से डायरेक्टली कहाँ पहुंच गई, 120 पहुंच गई। तो ऐसे ही अलग अलग कंपाउंड्स का के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है बच्चों टेम्परेचर का। अगर स्टीप कर्व है इस तरीके का, पहले 30 थी सॉल्युबिलिटी, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी 120 हो गई, इसे कहेंगे हम स्टीप कर्व। मतलब ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस मोर विद द टेम्परेचर। तो ये हम देखते हैं भाई सॉलिड्स इन, अगर आप किसी सॉलिड को मिक्स कर रहे हो लिक्विड के अंदर तो इस तरीके का स्टीप कर्व मिलेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर अगर आपका 10 था और यहाँ होते होते बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका, 100 कर दिया आपने, तो बॉइलिंग पॉइंट पे उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ के 30 से क्या हो गई बच्चों, 120।
समझ में आया? तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अलग अलग कर्व्स मिलते हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। आप कौन सा सॉल्यूट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन को क्या होगा जब आप उसकी कूलिंग करवाएंगे? तो पहले हमने क्या देखा बच्चों कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, है ना? अब अगर आप उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को, जिसको आपने गर्म किया था और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करवाई थी, अब उसको आप फिर ले आओ रूम टेम्परेचर पे, उसकी कूलिंग करवा दो, तो क्या होगा? अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन होल्ड मोर सॉल्यूट। मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ाओगे, लिक्विड विल स्टार्ट टू डांस एंड जो उसके मॉलिक्यूल्स की बीच की जगह थी वो बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा सॉल्यूट अपने अंदर बिठा पाएगा एट हायर टेम्परेचर। बट अब भाई उसको कूल करके देखो क्या होगा। व्हेन इट इज cooled the solubility decreases and extra solute is separated out। है ना? क्या किया आपने? उसको कूल किया, पहले हॉट था, अपने अंदर सब कुछ मिक्स करके रख रहा था, जैसे ही आपने उसको कूल कर दिया तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट थी वो बाहर सेपरेट आउट हो जाएगी। दिस सेपरेटेड प्योर सॉलिड ऑफन फॉर्म्स क्रिस्टल्स। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा? क्रिस्टल्स बन जाएगा बेटा, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो, क्रिस्टलाइजेशन, कहीं भी लास्ट में जेशन आ गया तो मतलब कुछ करने की प्रोसेस है। तो क्रिस्टलाइजेशन किसकी प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो चलिए, आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे आपके डे टू डे लाइफ में। जो सॉल्ट आप खाते हैं, जो टेबल सॉल्ट आप खाते हैं बच्चों, वो जो पार्टिकल्स है दे आर नथिंग बट सॉल्ट क्रिस्टल्स। तो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपने क्या कर दी भाई? उसकी कूलिंग कर दी। कूलिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा सॉल्ट थी, जो अब बैठ नहीं पाएगी उसके अंदर, क्योंकि डांसिंग तो बंद हो गई। डांसिंग बंद हो गई तो सारे के सारे H2 अपनी अपनी जगह पर आ गए। जगह पर आ गए तो उन्होंने कहा भाई सॉल्ट के लिए जगह नहीं है, तुम बाहर चली जाओ, ऐसा करो। तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो गई? सॉल्ट के लिए पानी की सॉल्युबिलिटी घट गई बच्चों, और जो बचा हुआ सॉल्ट है जिसको पानी ने निकाल दिया, वो क्या बन गया बच्चों? ये देखो, इस तरीके से उसका क्रिस्टल फॉर्म हो गया। तो अब देखो, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, अगर आप इसको डिक्रीज करते जाओगे बच्चों टेम्परेचर को, तो उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे 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 घटती जाएगी। इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और यहाँ अगर आप सॉल्युबिलिटी लेंगे, अगर आप यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लेंगे, यहाँ टेम्परेचर लेंगे, तो जैसे आप उस टेम्परेचर, आप उसकी कूलिंग करवाएंगे बच्चों, तो धीरे 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 सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी एंड एट लो सॉल्युबिलिटी इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। क्या बनाएगा? वो क्रिस्टलाइजेशन करेगा। समझ में आया? फिर ये जो मदर लिक्विड है, ये जो बचा हुआ लिक्विड है जहां क्रिस्टल्स बन चुके थे, आप उसमें से सेपरेट करके निकाल लोगे आपके प्योर क्रिस्टल्स को बच्चों। तो इस मेथड को हम कहेंगे सेपरेशन टेक्निक। तो आगे हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे एक सॉल्यूशन में से हम एक प्योर सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट कर दे बच्चों। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि what is the effect of temperature on मिक्सिंग या ऑन सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, उस मिसिबल लिक्विड्स क्या है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बच्चों। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। फिर भी अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट हो कि मैम ये वर्ड का मतलब नहीं समझ आया, ये कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कमेंट जरूर छोड़िएगा। आपका हर एक डाउट अच्छी तरीके से क्लियर करा जाएगा। नाउ हमने देख लिया भाई क्रिस्टलाइजेशन होगा ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल स्टार्ट। मतलब ही क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमारा सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन था बच्चों, उसको हमने टेम्परेचर कम कर दिया, उसकी कूलिंग कर दी, तो जो बचा हुआ
सॉल्ट था जिसको पानी ने बाहर निकाल दिया था, वो अब क्या बनाएगा, क्रिस्टल्स बनाएगा। Crystals are nothing but solid particles arranged in a regular geometric pattern. ठीक है, क्रिस्टल कैसे हैं भाई, पहले तो उनका फॉर्म कैसा है, दे आर इन अ सॉलिड फॉर्म, और जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, सॉल्ट, अगर हम बात करें भाई सॉल्ट क्रिस्टल्स की, तो अपना टेबल सॉल्ट क्या है, NaCl, उसके अंदर कौन है, सोडियम होगा और क्लोराइड होगा, क्लोरीन होगा। तो ये सोडियम और क्लोरीन अपने आप को एक ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक शेप में अरेंज करते हैं बच्चों। तो ये देखो आपका रॉक सॉल्ट, इतनी अच्छी तरीके से इसकी क्यूबिक ज्योमेट्री कही जाती है इसे, है ना, इस तरीके से कुछ ये क्यूबिक ज्योमेट्री बनाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर एक NaCl, यहाँ NaCl मॉलिक्यूल्स अपने आप को इतने सुंदर तरीके से एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में बच्चों अरेंज करते हैं, जिससे आपको क्रिस्टल सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं। सेपरेट यूज क्या है अब क्रिस्टलाइजेशन का, अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हो, उसकी कूलिंग करा रहे हो, तो आप जो एक्स्ट्रा सोल्यूट उसके अंदर होगा उसको सेपरेट कर रहे हो सोल्यूशन से, तो सेपरेटिंग प्योर सॉलिड्स फ्रॉम अ होमोजेनस मिक्सचर। और वो मिक्सचर भी कैसा देख रहे थे हम, सैचुरेटेड मिक्सचर या सैचुरेटेड सोल्यूशन देख रहे थे। नाउ एग्जांपल क्या है, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल्स, हमें रॉक सॉल्ट मिलती है, आप पिंक सॉल्ट कहते हो, हिमालयन सॉल्ट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स आते हैं बच्चों, वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है, शुगर के क्रिस्टल्स है। देन देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तो ये देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इस तरीके से कुछ ब्लू कलर के नजर आते हैं बच्चों। तो कॉपर सल्फेट CuSO4, वो CuSO4 पानी के साथ मिलके बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स बनाता है बच्चों। तो अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री के वजह से आपको क्रिस्टल्स में भी अलग अलग फॉर्म दिखाई देते हैं। ये जब पानी फ्रीज हो जाता है, जब स्नोफॉल होगी बच्चों, कभी आप स्नोफॉल देखिएगा, तो इस तरीके से कुछ उसके क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। वो कैसे होगा, जब टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, सो द होमोजेनस मिक्सचर separate out pure solid in the form of crystals.